विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा न्यू चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आइए देखते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। Before we discuss the mechanism by which organisms reproduce, let us ask a more basic question. Why do organisms reproduce? After all, reproduction is not necessary to maintain the life of an individual organism, unlike the essential life processes such as nutrition, respiration, or excretion. On the other hand, if an individual organism is going to create more individuals, a lot of energy will be spent in the process. So, why should an individual organism waste energy on a process it does not need to stay alive? It would be interesting to discuss the possible answers in this classroom. तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं कि जो भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन यही है। जबकि हमें ज़िंदा रहने के लिए जिस तरह से न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, एक्सक्रीशन की ज़रूरत होती है, वैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी तरफ आप देखें कि जब रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जो भी ह्यूमन हुए या फिर अदर ऑर्गेनिज्म हुए, उन ऑर्गेनिज्म को इतनी ज़्यादा एनर्जी को वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। ये हमारा जो लाइफ प्रोसेस है उसके लिए इम्पॉर्टेंट थिंग तो है नहीं, तो फिर भी ये प्रोसेस जो है इम्पॉर्टेंट कहलाता है। क्यों है, इसके लिए हम आगे देखते हैं। Whatever the answer to this question, it is obvious that we notice organisms because they reproduce. If there were to be only one non-reproducing member of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence. It is the large number of organisms belonging to a single species that bring them to our notice. How do we know that two different individual organisms belong to same species? Usually we say this because they look similar to each other. Thus, reproducing organisms create new individuals that look very much like themselves. तो लिखा है कि अब तक हमने ये क्वेश्चन हमारे ब्रेन में था कि आखिर रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है। तो उसका आंसर लिखा है कि हम अपने आसपास जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को नोटिस करते हैं। तो अगर हमारे पास में ये सभी जो ऑर्गेनिज्म को आप नोटिस करते हैं, अगर यहाँ पर सिर्फ सभी सिंगल एक ही रिप्रोड्यूसिंग मेम्ब्रेन होता किसी पर्टिकुलर काइंड का, तो इतनी सारी जो वेरिएशंस आपको दिख रही है, वेरिएशंस आपको देखने के लिए नहीं मिलते। तो इसलिए यहाँ पर रिप्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। अगर रिप्रोडक्शन ना किया जाए तो यहाँ पर जो भी एग्जिस्टेंस है, ये एग्जिस्टेंस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। आगे लिखा है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। तो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं क्या। लिखा है, ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइन आर सिमिलर। ऑर्गेनिज्म सिमिलर क्यों दिखते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी डिज़ाइनिंग होती है वो सिमिलर होती है। इफ़ बॉडी डिज़ाइन आर टू बी सिमिलर, द ब्लू प्रिंट्स फॉर दिस डिज़ाइन शुड बी सिमिलर। तो अगर बॉडी डिज़ाइन सिमिलर है तो यहाँ पर जो ब्लू प्रिंट बनता है, ये जो बॉडी डिज़ाइन होता है, तो ये जो ब्लू प्रिंट है वो सिमिलर होता है। ब्लूप्रिंट क्या होता है कि कोई भी आपके पास में कोई भी वर्क है तो उसके लिए आप एक रफ़ आइडिया आपके पास में प्रिपेयर होता है, उसी रफ़ आइडिया को ब्लूप्रिंट कहा जाता है। दस, रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ ब्लूप्रिंट्स ऑफ बॉडी डिज़ाइन। तो यहाँ लिखा है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है कि ये मोस्ट बेसिक लेवल होता है जहाँ पर ब्लूप्रिंट प्रेजेंट रहता है
तो एक पर्टिकुलर बॉडी का डिज़ाइन का ब्लूप्रिंट प्रेजेंट होता है, वहीं पर उसी ब्लूप्रिंट की कॉपी की जाती है। इन क्लास 9th we learned that the chromosome in the nucleus of all cell contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA मॉलिक्यूल्स। तो हम क्लास 9th में हमने पढ़ा है कि जो भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, एक सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर जो पेरेंट के थ्रू जो भी फीचर्स उसके प्रेजेंट होते हैं वो उस क्रोमोसोम में उसके जो फीचर्स होते हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, और वही फीचर्स उसके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं उनके डीएनए मॉलिक्यूल के थ्रू। द डीएनए इन द सेल मॉलिक्यूल इज़ द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स। तो डीएनए क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन है, मतलब इंफॉर्मेशन सोर्स है फॉर मेकिंग प्रोटीन। इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ चेंज्ड डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड। तो अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो जाता है तो इस केस में क्या होता है, डिफरेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू ऑल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन। तो इस तरह से अगर डिफरेंट प्रोटीन्स का जनरेट यहाँ पर होता है तो यहाँ पर ऑल्टर करके जो डिज़ाइन था वो डिज़ाइन में ऑल्टरेशन हो जाता है, तो डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन बन जाता है। Therefore, a basic event in reproduction is the creation of a DNA copy. तो बेसिक इवेंट रिप्रोडक्शन का क्या होता है, यहाँ पर डीएनए की कॉपी बनाई जाती है, डीएनए को कॉपी किया जाता है। सेल्स यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। तो सेल डीएनए की कॉपी बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन का यूज़ करते हैं। दिस क्रिएट्स टू कॉपीज ऑफ the DNA in a reproducing cell and they will need to be separated from each other। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर डीएनए की दो कॉपी बनती है, एक रिप्रोड्यूसिंग सेल में दो कॉपी डीएनए की बनती है और उसके बाद में इसको जो है सेपरेट करना होता है। However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work because the copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining life process। तो यहाँ पर एक कॉपी जो है वो ओरिजिनल सेल के पास में होती है और दूसरी कॉपी, दो कॉपी बनी थी तो एक कॉपी ओरिजिनल सेल के पास होती है और दूसरी कॉपी जो है वो दूसरे वर्क के लिए आगे की ओर उसको भेज दिया जाता है, क्योंकि ये जो कॉपी होती है इसको ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, यानी लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। Therefore, DNA copying is accomplished by the creation of an individual cellular apparatus and then the DNA copies separate each with its own cellular apparatus। Effectively, a cell divides to give rise to two cells। तो यहाँ पर लिखता है कि डीएनए कॉपी जो बनती है यहाँ पर एडिशनल सेलुलर अपैरेटस, यहाँ पर उसका क्रिएशन होता है, एडिशनल सेलुलर अपैरेटस का क्रिएशन होता है और उसके बाद क्या होता है, ये जो डीएनए कॉपीज होती है इसको सेपरेट किया जाता है एक दूसरे से। These two cells are of course similar but are they likely to be absolutely identical। तो ये जो दोनों सेल्स होते हैं ये सिमिलर तो होते हैं लेकिन ये क्या आइडेंटिकल पूरी तरह से एक दूसरे की कॉपी होते हैं, पूरी आइडेंटिकल होते हैं। आंसर है द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शन इन्वॉल्व्ड अकर। तो यहाँ पर इसका आंसर ये है इस क्वेश्चन का कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना एक्यूरेट वे से जो कॉपी हुई थी डीएनए की वो की गई है। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज़ एब्सोल्युटली रिलायबल। तो कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन एब्सोल्युटली रिलायबल नहीं होता है। देयर इज़ नॉट ओनली टू बी expected that the process of copying the DNA will have some variations each time। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि ये जब लाइफ प्रोसेस में जब ये डीएनए की कॉपी होती है तो इसमें हमेशा वेरिएशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। तो इस केस में क्या होता है कि डीएनए की जो कॉपी होती है ये सिमिलर होती है लेकिन एक दूसरे के आइडेंटिकल
हमेशा नहीं हो सकती, ओरिजिनल जो कॉपी होगी उसकी हमेशा आइडेंटिकल नहीं होती है। Some of these variations might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus in it inherits। तो यहाँ पर कुछ वेरिएशंस जो है वो काफ़ी ड्रास्टिक भी हो सकते हैं। जब नया डीएनए की कॉपी होती है तो कुछ वेरिएशंस जो है काफ़ी ड्रास्टिक भी चेंज के साथ में दिख सकते हैं आपको। सच अ न्यू बॉर्न सेल विल सिंपली डाई। तो इस तरह का जो वेरिएशन आपको दिख जाता है, तो यहाँ पर ये जो वेरिएशन के बाद में जो भी न्यू सेल होगा वो सिंपली डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर वुड स्टिल बी मेनी अदर वेरिएशंस इन द डीएनए कॉपीज दैट वुड नॉट लीड टू सच ड्रास्टिक आउटकम। तो ऐसे भी डीएनए प्रेजेंट होते हैं, डीएनए की कॉपी होती है जहाँ पर बहुत ही ड्रास्टिक आउटकम, ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने नहीं मिलते हैं। Thus, the surviving cells are similar to but suitably different from each other। तो यहाँ पर जो सर्वाइविंग सेल्स होते हैं ये सिमिलर होते हैं लेकिन एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट होते हैं। This inbuilt tendency for variation during reproduction is the basic for evolution as we will discuss in the next chapter। तो यहाँ पर ये जो टेंडेंसी होती है वेरिएशन की रिप्रोडक्शन के टाइम में, ये इवोल्यूशन के बेसिस पर ये जो है इन बिल्ड की जाती है। तो इसको हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो ये जो वेरिएशन होता है डीएनए में, इसका क्या इम्पोर्टेंस है यहाँ पर ये देखेंगे। Populations of original fill well-defined places or niches in the ecosystem using their ability to reproduce. The consistency of DNA copying during reproduction is important for the maintenance of body design features that allow the organism to use that particular niche. Reproduction is therefore linked to the stability of population of species। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, यहाँ पर इस प्रोसेस में एक पर्टिकुलर नीश को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर जो डीएनए की कॉपी होती है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर नीश में कॉपी होती है। जैसे कि आप कहो कि ह्यूमन बींग का जो भी आपके इनकमिंग जनरेशन्स होगी तो वो ह्यूमंस ही होंगी। आपका डॉग की नेक्स्ट जनरेशन वो डॉग ही होगी। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर नीश जो है वो फॉलो होती है। However, niches can be changed because of reason beyond the control of their organism. Temperature on Earth can go up or down. Water levels can vary, or there could be meteoroid hits. To think of a few examples। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि नीशेस चेंज होते हैं। अब नीशेस चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन से आपका एनिमल में नीश चेंज हो जाएगा। ह्यूमन में भी वेराइटीज़ होती है डीएनए की, तो यहाँ पर जो है उनमें नीशेस चेंज की बात की जा रही है। तो ये किस बात पर डिपेंड करता है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, कैसा टेम्परेचर है आपके एरिया का, ये इस बात पर डिपेंड करता है। If a population of reproducing organisms were suited to a particular niche, and if the niche were drastically altered, the population could be wiped out। तो अगर यहाँ पर पर्टिकुलर नीश में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर वो जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाती है। आप देखोगे जैसे कि वेरिएशंस आपको दिखने मिलते हैं। जैसे कि आप नेपाल साइड में चले जाओ तो वहाँ पे क्या होता है, लोगों की आंखें आपको छोटी छोटी दिखाई पड़ेगी। हिली एरियाज़ में जाओ तो वहाँ पर लोगों की आंखें आपको छोटी दिखेगी। वहीं किसी और एरिया में देखो तो जो आप हेयर का कलर भी डिफरेंट हो जाता है। तो ये सब जो वेरिएशंस होते हैं, ये वेरिएशंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। इस तरह के वेरिएशंस देखे जाते हैं, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट पर ये डिपेंड करता है। However, if some variations were to be present in a few individuals in these populations, there would be some chances for them to survive। तो यहाँ पर इस तरह के जो वेरिएशंस हैं जो प्रेजेंट में आपके पास में इंडिविजुअल हैं, यहाँ पर थोड़ी वेरिएशंस है तो हो सकता है कि ये जो वेरिएशन यहाँ पर आपने देखा है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर ये पूरी तरह से ये जो जनरेशन आपकी चल रही है, जहाँ पर मान लो कि आपकी आंखें जो है वो छोटी है या फिर आपके जो हेयर्स हैं वो ब्राउन है, तो अगर नेक्स्ट जनरेशन में ये पास नहीं हुई तो धीरे धीरे ये जो जनरेशन है वो आपका एक्सटेंड कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। Thus, if there were a population of bacteria living in temperate waters, and if
the water temperature were to be increased by global warming, most of these bacteria would die, but the few variants resistant to heat would survive and grow further. Variation is thus useful for the survival of species over time. तो यहाँ पर आपके पास में एग्जाम्पल दिया है, मतलब एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया है कि ये जो है वाटर टेम्परेट एरिया में एक कोई बैक्टीरिया रह रहा है, तो अचानक अगर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने लगेगा, ग्लोबल वार्मिंग मान लो हुआ और वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया, तो यहाँ पर वही बैक्टीरिया ज़िंदा रह पाएंगे जो कि वेरिएशन को अडेप्ट कर पाएंगे, और बाकी जो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे वो वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। तो उनको सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेशन की ज़रूरत होती है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो जो है इस वेरिएशन के साथ में होगा। जो जैसे अडेप्टेशन के लिए हाई टेम्परेचर में जो बचा हुआ हमारे पास में बैक्टीरिया था वो सर्वाइव कर गया था, तो अगला जनरेशन उसी सर्वाइव फैसिलिटी के साथ में वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि वेरिएशन हमारे पास में स्पीसीज़ के सर्वाइवल के लिए वेरिएशन जो है वो टाइम पे वेरिएशन होना ज़रूरी है। अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपी का, जो डीएनए की कॉपी होती है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। आंसर है डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन द क्रोमोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। तो डीएनए सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, और यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें ये एक जेनेटिक मटेरियल है जहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट होते हैं। द डीएनए इज़ द इंफॉर्मेशन साइट फॉर मेकिंग प्रोटीन्स एंड ईच स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन लीड्स टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉडी डिज़ाइन। तो डीएनए में जो डीएनए की इंफॉर्मेशन साइट है जहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर हर एक स्पेसिफिक टाइप का जो प्रोटीन होता है इसमें स्पेसिफिक टाइप के बॉडी के डिज़ाइन की यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट होती है। दस इट इज़ द डीएनए मॉलिक्यूल दैट डिटरमिन्स द बॉडी डिज़ाइन ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये आपका डीएनए मॉलिक्यूल ही होता है जो कि किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी डिज़ाइन को आपको डिफ़ाइन करता है, डिटरमिन करता है कि क्या कैसा बॉडी डिज़ाइन होगा। देयरफॉर इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इट इज़ द डीएनए दैट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग एंड मेक देम लुक सिमिलर। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि ये जो डीएनए ही होते हैं जिसकी वजह से जो भी आपके पेरेंट्स में जो भी क्वालिटीज़ होती है, जो भी उनके बॉडी टाइप होते हैं, वो उसका इन्फॉर्मेशन अगले ऑफ स्प्रिंग तक पहुंचता है, जिस वजह से जो अगला जनरेशन है वो काफ़ी हद तक सिमिलर दिखता है। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है, और डीएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, वो इस तरह से दिखता है, और उसके बाद में आपका स्ट्रक्चर बॉडी का डिपेंड करता है कि कैसा डीएनए कैसा प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, वाई इज़ वेरिएशन बेनिफिशियल फॉर द स्पीशीज़ बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। तो स्पीशीज़ के वेरिएशन के लिए, स्पीशीज़ के लिए बेनिफिशियल आपका वेरिएशन जो भी होता है वो स्पीशीज़ के लिए जो ज़रूरी होता है, जबकि एक इंडिविजुअल के लिए बात करें तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं होता है। तो क्यों है ऐसा। आंसर है, वेरिएशन आर बेनिफिशियल टू द स्पीशीज़ than individual because sometimes for a species the environment conditions change so drastically that their survival becomes difficult। तो वेरिएशन स्पीशीज़ के लिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि कभी कभी जो है इन्वायरमेंटल कंडीशंस जब चेंज करते हैं, ड्रास्टिकली चेंज करते हैं, तो यहाँ पर जो सर्वाइवल होता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल इफ़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेज सडनली, लिखा है कि अगर वाटर का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाएगा तो क्या होगा, देन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया लिविंग इन दैट वाटर वुड डाई। तो यहाँ पर जो भी पानी में रहने वाले मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैं वो डाई कर जाएंगे, मर जाएंगे। ओनली फ्यू वेरिएंट्स दैट आर रेजिस्टेंट टू हीट वुड बी एबल टू सर्वाइव। तो ऐसे वेरिएंट, उन बैक्टीरिया के ही ऐसे वेरिएंट जो कि हीट के प्रति रेजिस्टेंट जिनकी बॉडी होगी वही सर्वाइव कर पाएंगे। However, if these variants were not there, then the entire species of bacteria would have been destroyed। तो अगर इस तरह का वेरिएशन इस स्पीशीज़ में नहीं हुआ होता तो बैक्टीरिया का जो पूरा का पूरा
स्पीशीज़ था वो पूरा स्पीशीज़ ही ख़त्म हो जाएगा। दस दिस वेरिएंट्स हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़, तो इसलिए ये जो वेरिएशंस होते हैं ये स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। However, all variations are not necessarily beneficial for the individual organism. तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर जो भी वेरिएशंस होते हैं ये वेरिएशन उसमें हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे डी के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट डी यू। सी यू सून, बाय बाय।